टू स्टार्ट विद यू, बेसिकली हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम किसी को कोई अच्छा कर रहा है हम खुश नहीं हो सकते, हमें कोई ना कोई नुक्स निकालना होता है। तो खुद परस्ती बेसिकली है क्या? नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी होती है सेल्फ ऑब्सेस्ड, सिर्फ अपने आप को सुपीरियर समझना, तो ऐसे लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है? देखिए, सिम्टम्स तो आपने बताए काफ़ी। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि उनके अंदर ग्रैंडियोस की फीलिंग होती है, यानी अपने आप को सुपीरियर और बालातर समझना बाकियों से। और दूसरी जो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम होती है वो होती है एम्पैथी ना होना, यानी दूसरे की जगह पर अपने आप को रख के महसूस नहीं। अच्छा, ये तो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स में हम अभी आते हैं, लेकिन ये लोगों में चीज़, ये जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स हैं, ये जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये लोगों में आता क्यों है? पहले तो ये एग्जिस्ट क्यों करता है? हाँ, देखिए, इसका जो मेन चीज़ होती है वो ये कि बचपन से जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जो एनवायरनमेंट होती है, वो इस नार्सिसिज्म की तरफ लेकर जाती है। हम कहते हैं ये पैदाइशी नहीं होता, बल्कि ये आपके चाइल्डहुड से आपकी जो ट्रेनिंग हुई होती है उसकी वजह से होता है। और उसमें हमारा जहन जो है वो जो वालदैन या बड़ों ने जो कंपैरिजन्स किए होते हैं, जो उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर्स डाले होते हैं, उसकी वजह से उस शख्स का जहन जो कि नार्सिसिज्म की तरफ जा रहा है, उस शख्स का जहन जो है वो बायस्ड सोच उसकी होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करना शुरू हो जाता है। क्या ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल, बचपन में। हम कहते हैं ये चाइल्डहुड में, और ट्रेनिंग जो हो रही होती है एनवायरनमेंट उसकी वजह से होता है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये चेंज किया जा सकता है, इसको ट्रेनिंग को हम दोबारा से बेहतर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी वजह से हम इसके ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरा अपना काम भी इस पर बहुत ज़्यादा है। अब इसमें देखिए, मेन चीज़ जो होती है वो ये कि वालदैन का प्रेशर, वालदैन का उनके साथ जो डीलिंग है, जिसमें वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, तो उसकी वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें पैदा होता है। उनके कंपैरिजन्स किए जा रहे होते हैं उनके ऊपर, जैसे स्टडीज़ का प्रेशर, अदरवाइज़ भी दूसरा तुमसे बेहतर है, ये सारे प्रेशर्स जो हैं उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल रहे होते हैं, यानी वो अपने आप को लो फील करते हैं। उन्हें लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम पॉजिटिव नहीं हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, इसलिए कि वालिदैन या बड़े उनको इस तरह से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो 4 लोगों में बैठकर एक बच्चे को इधर बता रहे हैं सुपीरियर और दूसरे को कह रहे हैं कि ये इसके नंबर कम आए हैं, देखो तुम्हारे भाई के कितने अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को कमतर महसूस करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वालिदैन और बड़े जो हैं वो अक्सर इस चीज़ को ऐसे ले रहे होते हैं कि जैसे बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ। लेकिन बच्चा चाहे 2 साल का भी हो, चाहे 1 साल का भी हो, बच्चे के अंदर फीलिंग जा रही होती है, उसके अंदर वो एज ऐसी इतनी टेंडर होती है कि बच्चे महसूस बहुत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अगर 9-10 साल की उम्र से टीन एज की उम्र जो है, इसमें अगर बच्चों के कंपैरिजन किए जाएं तो वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म, ये दोनों जो हैं ये बच्चों की साइकोलॉजी को बिल्कुल बहुत इफेक्ट करते हैं। अच्छा यक्षी, जैसे कि अभी तहमीना ने बताया कि सराउंडिंग्स, आपका जो बचपन में बिहेवियर है आपके पेरेंट्स का, आपकी सराउंडिंग्स वो बहुत मैटर करती हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे नार्सिज्म को, कि नार्सिज्म है क्या? देखिए, नार्सिज्म एक स्टेट है जिसके अंदर आप खुद को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। वो कहीं पे भी होगी, वो जब एक दफ़ा आ जाए, जैसे तहमीना साहबा ने बताया कि टीन एज के अंदर ज़्यादा एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर बच्चे ज़्यादा इस तरफ आना शुरू करते हैं। तो जब ये एक दफ़ा सिलसिला शुरू हो जाए कि इसकी तरफ बच्चे आना शुरू हो जाएं या नौजवान इसकी तरफ आना शुरू हो जाएं, वो फिर प्रोलॉन्ग होता है थ्रू आउट देयर लाइफ। वो आगे इनकी फिर मैरिड लाइफ में भी उनको इफेक्ट करेगा, वो उनके दोस्तों को भी इफेक्ट करेगा, पूरे सोशल सर्कल में जहाँ जहाँ वो जाएंगे, इवन वर्क प्लेस पर भी जहाँ वो जाएंगे वो खुद को दूसरों से बढ़तर समझेंगे। कोई भी चीज़ अगर उन्हें ऐसी लगेगी कि कोई और किसी भी एरिया में उनसे आगे निकल रहा है या उनसे बेहतर मशवरा दे रहा है या कोई भी बात कर रहा है, अल्टीमेटली वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वो कोशिश करते हैं कि नहीं, हम ही हमेशा ऊपर आएँ, हम ही हमेशा बात करें। और एक उनकी ईगो, जैसे आप कहें कि वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा ये एक जंग खुद से उनकी जो है ना वो जारी रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। और अगर ये सिलसिला रुके ना, अगर वो अपने आप को समझाएं ना या इस काम को छोड़े ना, तो ये अपने लिए भी मुसीबत वो पैदा करते हैं और ट्रबल मेकिंग दूसरों के लिए। यक्षी, सिंस यू आर एन एजुकेशनिस्ट, आप अपने सराउंडिंग्स में ऑब्वियसली अपने स्टूडेंट्स को देखती होंगी, तो आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें ये बिहेवियर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सुपीरियर समझते हैं या नार्सिसिस्ट होते हैं? बिल्कुल ऐसा है। तकरीबन 9 साल का मेरा करियर है, तो उसके अंदर यही है कि एक टीचर की एक पोजीशन जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है।
हमने जब क्लास में जाना है तो हमने देखना है कि हर कोई हमारे लिए इक्वल है, वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से है, वो किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से है। यूनिवर्सिटी में जब हम होते हैं तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ शहरों से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। तो बीइंग अ टीचर हमारी ट्रेनिंग्स भी ऐसी की जाती हैं कि हमने उन्हें इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो कहीं लैंग्वेज के फ़र्क पे, अपने सोशल बैकग्राउंड के फ़र्क पे या किसी इंस्टीट्यूट के फ़र्क पे अपने आप को किसी से कमतर ना समझे। फिर एक और बात यह है कि जब हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम क्लासेस में जाते हैं, वहाँ हमें ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं जो कि कहीं किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, कहीं डिफरेंटली एबल्ड हैं, कोई कहीं किसी से कमतर हैं। तो हमने उसका भी ख्याल रखना है कि क्लास में जब हम बात करें, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारा नॉलेज स्टूडेंट तक डिलीवर हो जाए। ये ना हो कि एक्चुअली यहाँ पे आपने इक्वालिटी की बात की है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो फेवरेटिज्म बहुत करते हैं। एक बच्चा है अगर एवरेज भी है तो भाई उसको A ग्रेड दे दिया, तो दूसरा जो डिजर्व करता था वो निगलेक्ट हुआ। तो इस तरह तो बीच में फिर बच्चों में ये चीज़ डेवलप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बिल्कुल होती है, और इसके लिए हमें फेयर तरीके से चलना चाहिए। हमारी बल्कि ट्रेनिंग्स बार बार हर साल इस तरह से होती हैं कि मार्किंग के ऊपर ख़ास तौर पे टीचर ने कैसे फोकस रखना है। उसमें यह है कि स्टूडेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उसके काम को इम्प्रूव किया जाए। मार्किंग के अलावा ओवरऑल भी क्लास में अगर देखें तो एक्स्ट्रा जो को सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी बच्चों को जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। किसी एक को ज़रा ज़्यादा ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं ताकि उसके जी फर्दर उसकी स्टडीज़ में उसको हेल्प मिले, तो दूसरे बहुत निगलेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे इश्यूज आते हैं, हमने देखे भी हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीचर्स जो हैं वो कोई स्टूडेंट अगर ज़्यादा उनके क्लोज है समटाइम्स या ज़्यादा उनके काम कर रहा है तो टीचर्स फेवर भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि उस चीज़ को वहीं पर रोकना चाहिए। क्योंकि जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं, हमने एक जनरेशन को एजुकेट करना है फॉर आवर कंट्री। तो ये चीज़ें अगर हम इसी स्टेप पे रोकेंगे तो ये मुआशरे में कंट्रोल होंगे ऑब्वियसली। अच्छा तहमीना, क्या वाकई में ये जो नार्सिज्म है ये एक इशू है या कोई बीमारी है? क्या है ये? नफ्सियाती बीमारी है ये? बिल्कुल, ये नफ्सियाती बीमारी है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं। ये पर्सनालिटी का डिसऑर्डर होता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये ट्रीट करना एक डिफ़िकल्ट काम होता है। बिकॉज मोस्टली जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो अपने आप को गलत नहीं समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो कि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बताऊंगी वो ये कि इसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो जिनको हम आम लफ्ज़ों में केमिकल्स कहते हैं। तो उन केमिकल्स की इम्बैलेंस हुआ होता है। जैसे कि जो नार्सिसिस्ट होता है उसका अंदर सेरोटोनिन और डोपामीन और बहुत से और गाबा एक केमिकल होता है। ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका इम्बैलेंस होता है, और वो इम्बैलेंस जो है वो उनको अपने आप को पसंद करने और दूसरे को नेग्लेक्ट करने या दूसरे को डीवैल्यू करने की तरफ ले जा रहा होता है। फिर जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो कि उनकी फीड है, यानी नार्सिसिस्ट की फीड होती है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसको प्रेज़ दी जाए, उसको वैल्यू दी जाए, ताकि उसके अंदर का ईगो बढ़े और ग्रैंडियोस की फीलिंग आए कि यस आई एम समथिंग। तो जब वो उसे ये फीड नहीं मिलती है तो उसके यही केमिकल्स जो हैं इनका इम्बैलेंस और ज़्यादा होता है, और फिर वो अग्रेसिव होता है, और फिर अग्रेसिव होकर ख़ुद कोशिश करता है कि मुझे एनवायरनमेंट में वो सब कुछ मिले जो कि मेरी फीड है। फिर वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स भी अपनाता है। तो ये सारा कुछ जो है ना बेसिकली होता ब्रेन के कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से। अच्छा, एक नार्सिसिस्टिक पर्सन की जो ट्रेट्स होती हैं हम कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं कि ये बंदा जो है ना इज़ फुल ऑफ नार्सिज्म, सेल्फ ऑब्सेस्ड है? हाँ, इसमें देखें सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहली ट्रेट इसकी होती है वो ग्रैंडियोस की ही होती है, यानी अपने आप को जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि एक शख्स अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है? तो उसमें ये नहीं है कि कोई शख्स अगर कहता है कि यस आई हैव दिस टैलेंट, तो ये चीज़ सुपीरियरिटी नहीं है। बट अगर दूसरा शख्स, एक शख्स जो है वो 90% ऑफ द टाइम यही बात कहता है कि आई एम दिस, आई एम डूइंग दिस, आई हैव दिस टैलेंट, यानी हम इसके पूरे लॉग बनाते हैं। अगर 90% ऑफ द टाइम अगर वो यही बात कह रहा है देन दैट पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम, मतलब उनके बिहेवियर्स कुछ ऐसे होते हैं, समटाइम्स वो कुछ बता भी नहीं रहे होते हैं, लेकिन उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि वो दूसरों को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें देखो क्या होता है कि जब वो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं और फील करा रहे हैं, तो फिर उसमें एक और रवैया क्या होता है कि दूसरे ने कोई बात की तो बजाय इसके कि उसकी बात को सुने और उस पर रिस्पॉन्ड करें, वो अगेन अपनी ही बात करते हैं। दिस इज़ अनदर थिंग
तो ये चीज़ भी बताती है कि वो नार्सिसिस्ट है। फिर तीसरा ये होता है कि दूसरा शख्स कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये मसला है, डिस्कस करना है, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट, यानी उनके अंदर एम्पथी नहीं होती है, यानी वो दूसरे की जगह पे जाके सोच ही नहीं सकते। हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन में कोई एक पार्ट होता है एमिगडाला, तो उसकी एक्टिविटी स्लो हो गई होती है बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस, तो उसकी वजह से वो दूसरे का एहसास नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, इसमें मोस्टली हम देखते हैं तो कि एक शख्स जो है वो दूसरे के साथ अगर एम्पथाइज नहीं करता तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है मैनिपुलेटिव। यहाँ पे जो आपने एक कपल की बात की है, अगर एक ड्रामा की बात करूँ मैं, कि अभी रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा है शिद्दत, उसमें भी एक पीक नार्सिसिस्टिक पर्सन दिखाया गया उसके हस्बैंड को, और जो बीवी है वो स्ट्रगल कर रही है, वो बर्दाश्त कर रही है, बीवी कुछ भी कर रही है, वो अच्छा पहन रही है तो शोहर को पसंद नहीं आ रहा, लिपस्टिक लगाइए तो शोहर को पसंद नहीं आ रहा, तो मतलब वो इतना पीक बिहेवियर है कि लड़की जो है वो साइकोलॉजिकली मतलब उसकी साइकी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये ऐसा ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में भी है, मेंटली इल हो चुकी होती है वो लड़की। बिल्कुल ऐसा ही है। नार्सिसिस्ट के साथ जो दूसरा शख्स होता है उसको हम विक्टिम कहते हैं। हाँ। अगर वो उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार रहा है तो विक्टिमाइज होता चला जा रहा है। तो ये वाली जो आप जैसे ड्रामे वाली भी आप बात कर रहे हो, तो बेसिकली हमने उस वक्त पे अगर नार्सिसिस्ट को खुश करने की कोशिश की तो नार्सिसिस्ट ने खुश नहीं होना, बिकॉज उसका फोकस ही नहीं है कि उसने मेरे से खुश होना है या दूसरे से खुश होना है। उसने अपने अंदर अपनी फीलिंग को सेटिस्फाई करना है और वो खुद करेगा। आपने कुछ नहीं भी किया तो वो करेगा, इसलिए कि उसने आपसे वो ले लेना है। तो बेसिकली इसमें जो रिलेशनशिप होता है उसमें तो ख़ास तौर पे हमने ये देखना होता है कि अगर एक शख्स नार्सिसिस्ट है या उसकी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ट्रेड्स हैं, तो जो दूसरा शख्स है उसका फोकस फिर अपनी ज़ात की ग्रूमिंग, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की तरफ होना चाहिए, ना कि ये कि मैं इसे खुश कैसे करूं। जब हम इस तरफ आ जाते हैं तो फिर हमारी सारी सोच यही होती है कि अच्छा अब मैं ये करूं, अब वो करूं, ताकि अच्छा, ये जो नार्सिसिज्म है ये सिर्फ क्या रिलेशनशिप्स में ही पाया जाता है? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है उसमें नॉर्मली हस्बैंड्स और दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों एक दूसरे को डोमिनेंट आने के खातिर ना एक दूसरे को ही कॉम्प्लेक्सेस में डाल देते हैं कि एक ज़रा हाई प्रोफाइल वैल्यू रखता है फैमिली में, घर को चलाने में, दूसरे को ज़रा नीचे डाउन कर देते हैं। तो रिलेशनशिप्स में तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा भी क्या नॉर्मल लाइफ में बहन भाई या पेरेंट्स या उनमें भी ये इशू पाया जाता है? बिल्कुल। देखें, हम कहते हैं कि नार्सिसिस्ट माँ बाप अगर हो या माँ बाप में से कोई एक हो तो उनके बच्चों में नार्सिसिज्म आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए कि एक पैटर्न होता है कि एक शख्स ने बुली किया तो जो बुली होता है उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो मैं दब जाऊं और मैं पैसिव होके अपनी ज़िंदगी खामोशी से गुजारूं, या मैं भी बुली बन जाऊं। तो नार्सिसिज्म में यही होता है कि वालिदैन में से कोई नार्सिसिस्ट है तो बच्चों में भी नार्सिसिज्म आ जाता है। और फिर वो नार्सिसिज्म जो है, जैसे सपोज़ बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है, तो वो उसके अंदर वालिदैन फिर वो इंड्यूस करते हैं कि भाई तुम स्पेशल हो, तुम बड़े हो, तुम सबको ट्रीट करो, तुमने सबको हैंडल करना है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारी ये क्वालिटीज़ हैं। तो वो फिर बहन भाइयों में भी उसकी प्रॉब्लम्स आने लगती है। इसी तरह से वर्क प्लेस मैनिपुलेशन बहुत आम है, बहुत ज़्यादा की जाती है। अब इसमें बेसिकली आ जाता है कि दिस इज़ द गेम ऑफ नर्व्स, कि किसकी नर्व स्ट्रॉन्ग है। कई दफ़ा दो मैनिपुलेटिव पीपल यानी दो नार्सिसिस्ट भी इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, और वो भी एक दूसरे से यानी एक दूसरे से जीत सकता है। गेम ऑफ नर्व्स होती है। तो इसमें नार्सिसिस्ट की नर्व्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो नहीं छोड़ सकता।